चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विथ ट्रांसपोर्टेशन, दैट वाज द थर्ड लाइफ प्रोसेस, है ना। और उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का देख लिया था, राइट। हमने देखा था कि कैसे प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू जाइलम। उसमें क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व था हमने ये देखा था, राइट। उसके बाद सेकंड देखे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दैट वाज थ्रू फ्लोएम। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एंड डाल लो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। यहाँ सामने आ सकते हो, सामने खाली है। वेदांत इतना पीछे क्यों बैठा है, छोटे हाइट वाला, सामने बैठा करो। आ सामने आ जल्दी, थोड़ा सा अंदर सर जाओ इसका। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। जैसे हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था, ब्रीदिंग स्टार्ट किया था एनिमल्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ द ब्रीदिंग प्रोसेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म, कि कैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से काम हो जाता है ना, या ट्रैकिया लगता है या गिल्स लगता है, राइट। वैसे ही यहाँ भी हम पहले बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म की। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो मल्टीसेलर नहीं होते हैं, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, उनका सेल या उनकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एटमॉस्फेयर से। यानी वो ऑक्सीजन का इंटेक, CO2 का एक्सेलेशन, प्लस फूड का इंटेक प्लस एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें वो डायरेक्टली कर सकते हैं उसी सेल से। जैसे हमने अमीबा का केस देखा था ना, वो अपने उसी सेल से खाना भी खा रहा है, उसी सेल से ऑक्सीजन भी ले रहा है, मतलब वो सेल ही उसका बॉडी था। तो उसके सेल को या उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बिकॉज वही सेल बॉडी है और बॉडी को सारी चीजें डायरेक्टली कांटेक्ट से मिल जा रही है नेचर से, एटमॉस्फेयर से। तो इसलिए लोअर ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। बट मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, बिकॉज उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, उनके सेल्स बहुत ज्यादा डीप तक हैं, तो उनको हर सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, वहां से वेस्ट मटेरियल लेना, ये सब उनको करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए वी नीड अ वेस्कुलर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं अवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज ब्लड। ब्लड एक उसका कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो उसमें चालू करते लिखना, लिखना नीचे। in lower organisms in lower organisms in lower organisms every cell of their body, every cell of their body is in direct contact, is in direct contact with surrounding, with surrounding. And so there is, and so direct change. So there is direct exchange of materials, direct exchange of materials between the cell and surrounding, between the cell and surrounding. Comma,
So there is no need. So there is no need of circulatory system. So there is no need of circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो, वेस्कुलर सिस्टम बोल लो, सबका मतलब ट्रांसपोर्टेशन ही होता है. ठीक है, ये समझ गए ना. जो मैंने आपको बताया वही अपन लिखे है ना, कि लोअर ऑर्गेनिज्म में जरूरत नहीं है, उनकी बॉडी डायरेक्ट एक्सचेंज कर रही है सराउंडिंग के साथ, तो उनको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है. ठीक है, हमारी बॉडी को जरूरत है, क्योंकि खाना जो आ रहा है वो अल्टीमेटली इंटेस्टाइन तक ही जा रहा है, बट इट हैज टू गो टू ऑल द सेल्स. ऑक्सीजन जो आ रहा है वो सिर्फ लंग्स तक जा रहा है, एल्वियोलाई तक आ रहा है, बट इट हैज टू गो टू एवरी सेल्स, राइट. तो इसलिए हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, राइट. ओके, फुल स्टॉप करके लिखना. बट इन हायर ऑर्गेनिजम्स, बट इन हायर, बट इन हायर multicellular organisms, but in higher multicellular organisms there is no direct supply, there is no direct supply of useful material, of useful material or removal of waste from the body cells. So there is a need of, so there is a need of internal transport system, internal transport system called circulatory system, called circulatory system, called circulatory system. ठीक है, क्लियर है ये पैराग्राफ पूरा. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम अगर अपनी सिटी और दिल्ली में कंपैरिजन करें, तो दिल्ली कितना बड़ा सिटी है कि वहां पे मेट्रो पूरा स्टैब्लिश हुआ है ना. कभी गए हो दिल्ली? तो वहां पे रेड लाइन, ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, ऑरेंज लाइन, ऐसे पूरा नेटवर्क फैला हुआ है मेट्रो का. रायपुर में मेट्रो की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें इतनी दूर नहीं है. हमको भले लग रही हैं, बट अगर आप दिल्ली एक बार घूम के आओगे तो आपको लगेगा कि ये रायपुर तो कुछ भी नहीं है उसके सामने. तो वहां पे हमें मेट्रो की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां का इंटरनल सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा दूर दूर में है. तो आपको उस इंटरनल सिस्टम की जरूरत पड़ी, जिसको हम मेट्रो बोल रहे हैं, राइट. बट रायपुर में हमें जरूरत नहीं है. तो इट इज जस्ट लाइक अ सिंगल सेल एंड वो मल्टी सेलर सेल, जहां पे उनको एक इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ी. हमारा सिटी बस में काम हो जाता है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मेट्रो की जरूरत नहीं है. एम आई क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट हिंट डालना. components of components of components of blood vascular system, blood vascular system of men. वेस्कुलर सिस्टम बोलो, या इसके पहले अपन ने एक वर्ड लिखा था सर्कुलेटरी सिस्टम, सबका मतलब एक ही है. वो प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम के बंडल को वेस्कुलर बंडल बोलते हैं कलेक्टिवली. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वेस्कुलर भी वर्ड बोल सकते हैं, ठीक. ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ मेन. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहला है ब्लड, जो एक्चुअली में कंपोनेंट है जो कैरी करके लेके जाने वाला है, ठीक है. दूसरा है वेसल्स, जिसमें बैठ के वो ब्लड जाने वाला है, ठीक है. और तीसरा है आपका हार्ट.
जो उन दोनों को कंट्रोल करने वाला, कि कब कहाँ ब्लड भेजना है, किसमें भेजना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इट इज जस्ट लाइक, आप ऐसे समझो कि रोड है, बस है और ड्राइवर है। ये तीन चीजें चाहिए ना हमको, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक बस चाहिए, रोड चाहिए जहां रोड पे बस चले, और एक ड्राइवर चाहिए जो उस बस को चलाए। तो यहाँ वो तीनों कौन कौन होंगे? अगर मैं ब्लड, हार्ट और वेसल को कंपेयर करूं बस, ड्राइवर और रोड से, तो कैसे कंपैरिजन करोगे तीनों का, जल्दी बताओ। बस क्या होगी? ब्लड, क्योंकि उसी में बैठ के जाना है, राइट। वहां पैसेंजर बैठेंगे, यहाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बैठ के जाएंगे, राइट। वेसल्स, रोड होगी जहां पे वो ब्लड जा रहा है, जहां पे बस जाने वाली है, और उनको गाइड कौन कर रहा है? वो ड्राइवर। स्टेयरिंग किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में। हार्ट ही है जो पंप कर रहा है ब्लड को, तब ब्लड जो है वो लंग्स में जा रहा है प्यूरिफाई होने के लिए, और फिर वापस वो प्यूरिफाई होके हार्ट में ही आता है। फिर हार्ट ही है जो उसको फिर से बॉडी पार्ट्स में भेज रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेके आने के लिए। तो ये साइकिल चलती जाएगी, समझ रहे हैं? तो इट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है? सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करके ब्लड को आपकी बॉडी में सर्कुलेट करवा रहा है। और पंपिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, हमको ब्लड को सिर्फ अपने लोअर बॉडी पार्ट में नहीं भेजना है, द ब्लड इज गोइंग इन द अपर बॉडी पार्ट आल्सो। हार्ट तो सेंटर पे है, सेंटर पे नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ ही है हार्ट, राइट। तो अगर इस यहां से नीचे वाले बॉडी पार्ट्स में तो ब्लड चलो ग्रेविटी के थ्रू चला जाएगा, बट अगर मुझे इसके ऊपर ब्लड को पहुंचाना है तो पंप करना पड़ेगा ना, है ना। तो समथिंग शुड पंप ताकि ब्लड एक फोर्स के साथ ऊपर जाए, राइट। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ऐसे भी तो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, आपके शोल्डर में, आपके हाथ में भी तो ब्लड जा रहा है। वो कैसे जा रहा है? ऐसे ही तो जा रहा है, यहाँ से तो डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। तो ब्लड हैज टू गो अप ऑल्सो, अपवर्ड जर्नी भी करनी है बस आपके ब्लड को, तो उसके लिए पंपिंग एक्शन जरूरी है हार्ट का। तो हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। जब मैं बात करूंगा वेसल्स की, तो यहाँ पे हम तीन टाइप के वेसल्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट विल बी आर्टरी, सेकेंड विल बी वेन। ये दो अलग अलग वेसल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी में दो टाइप का ब्लड है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, वो कब भरेगा? जब वो लंग्स के पास आएगा। लंग्स के पास आया तब तो एक्सचेंज हुआ ना। जब वो लंग्स के पास आया तब खाली हाथ नहीं आया था, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेके आया था। फिर यहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज मारा, अब वो ऑक्सीजन लेके वापस जाने वाला है बॉडी के पास, बॉडी पार्ट्स में, राइट। यानी कि ये कहलाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लंग्स के पास आया था ना, वो था एक्चुअली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए? दो टाइप के ब्लड, एक ऑक्सीजनेटेड, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। दैट इज व्हाई वी नीड टू टाइप ऑफ वेसल्स। फिर थर्ड टाइप की वेसल का क्या काम है? वो सबसे थिनेस्ट है। अब ये समझ लो कि जैसे इंटेस्टाइन में जो वेसल जा रहा था वो एक्चुअली कैपिलरी था, वहां हमने लिखा था कि कैपिलरी जाता है इंटेस्टाइन में भी, फिर कैपिलरी जाता है एल्वुलाई के पास भी ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए। तो वो सबसे थिनेस्ट वेसल है जिसमें प्रॉपर डिफ्यूजन हो सकता है। फॉर डिफ्यूजन वॉल शुड बी थिन ना। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? उस वॉल से बाहर आना है ऑक्सीजन को, तो वो वॉल थिन होनी चाहिए, तभी डिफ्यूज आउट डिफ्यूज इन हो पाएगा। तो आपकी कैपिलरी जो होती है वो सबसे थिनेस्ट वेसल होती है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसलिए ये थर्ड टाइप की आपकी वेसल की जरूरत पड़ी, दैट वाज कैपिलरी। कमिंग ऑन टू ब्लड, ब्लड के बारे में ऑलरेडी हम क्लास 9th में पढ़े हैं, है ना। आपका एक पूरा चैप्टर था टिश्यू। टिश्यू में आप एक कनेक्टिव टिश्यू करके पढ़ते थे, एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू था। फिर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फ्लूइडी वाले पार्ट में आप ब्लड और लिम्फ, ये दो पढ़ते थे, राइट। तो ब्लड में हम पढ़े हुए हैं कि ब्लड में दो पार्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है, और दूसरे होते हैं सेल्स जिनको हम कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। अब वो सेल्स भी तीन टाइप के थे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, एंड सबका अपना अपना फंक्शन है। एक ब्लड को कलर दे रहा है, एक ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा है, एक ब्लड में एंटीबॉडीज क्रिएट कर रहा है ताकि आप वो पैथोजन से लड़ सको, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको। फिर एक पार्ट है जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। तो एवरी पार्ट ऑफ द ब्लड हैज इट्स ओन रोल। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हम पढ़े हुए, ब्लड को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है आपके क्लास 9th में। ज्यादा अब डिटेल में हमें क्या पढ़ना है? वेसल्स और हार्ट, ठीक है। तो यही आपके तीन कंपोनेंट होते हैं, तो उसको लिख लेते हैं, हेडिंग डालिए ना, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ मेन, इसमें लिखो, इट इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स,
It is formed of three components. It is formed of three components. हाइफन डाल के तीनों के नाम लिख लो, एक के बाद एक कॉमा डाल के, फिर एक एक करके हम तीनों को डिस्क्राइब करते हैं. तीनों के नाम लिख लो, ब्लड, फिर वेसल्स, फिर हार्ट. मैंने लास्ट क्लास में मैंने ग्रुप में वो लंग्स का डायग्राम भेजा था ना, बना लियो अब तो कम से कम. नहीं नहीं, दिखाओ पीछे पलट के. नहीं ना, तो क्यों भेजा था मतलब डायग्राम? कम से कम देखे तो याद आ जाना चाहिए ना कि सर ने हार्ट ये लंग्स का डायग्राम बनाने बोला. तो बना लियो आप लोग. दिलेश दिखा, पलट पीछे. हम्म, ठीक है. जो नहीं बनाया मैंने डायग्राम भेजा हुआ है, बना लेना, है ना. और क्या क्या रूँ है तो फिर मैं ही बना के आऊँ कॉपी में आप लोग की. ठीक है, चलो. तीनों तीनों का नाम लिख लिए, ब्लड, फिर कॉमा ब्लड वेसल्स. उसको सिर्फ वेसल्स मत लिखना, ब्लड वेसल्स लिखना. समझ रहे हैं ना? क्योंकि वेसल्स तो वो जाइलम वाला भी होता है ना, याद है? जाइलम का एक टिश्यू था ना, जाइलम का एक सेल था, वेसल्स, ट्रैकिड्स, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, राइट? तो इसलिए ब्लड वेसल्स लिखो इसको, नॉट जस्ट वेसल्स, राइट? ब्लड वेसल्स. ठीक है, चलो. सबसे पहला हेड डाल लो. सबसे पहले ब्लड देखते हैं. देखो इसमें, इट इज रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. इट इज रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. इट इज रेड वेस्कुलर connective tissue. Full stop. It is an opaque. It is an opaque and viscous fluid. And viscous. Viscous मतलब थोड़ा गाढ़ा, है ना? एकदम पतला नहीं, पानी जैसा. And viscous fluid flowing in the blood vessels. Flowing in the blood vessels. कितना ब्लड है हमारी बॉडी में? अराउंड अबाउट 5-6 लीटर. और कुछ नहीं? हाँ, मतलब और इससे ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा है ना कि जैसे कल मैं सेकंड बैच में पढ़ा था, उसमें एक जन ने बोला 20-30 लीटर होगा सर. मतलब 20-30 लीटर मतलब बॉडी का लगभग आधा, अरे मतलब 20-30 kg तो लगभग ब्लड का हो जाएगा फिर, है ना? ये अराउंड 6 to 7 लीटर होता है. 6.8 लीटर्स इन अ नॉर्मल अडल्ट. ठीक है. There is an opaque and viscous fluid flowing in the blood vessel. Full stop. There is about 6.8 liters of blood. There is about 6.8 liters of blood. 6.8 liters of blood in a normal adult person. In a normal adult person. और टेस्ट की हो कभी इस टाइप का टेस्ट? लोहा लोहा टाइप? लोहा कैसे टेस्ट किया है मतलब? और कुछ? हाँ, क्या सॉल्टी? थोड़ा नमकीन टेस्ट नहीं आता? पीने नहीं बोल रहा हूँ, खून पीने नहीं बोल रहा हूँ, पर कभी जैसे हाथ कट जाता है तो आप ऐसे नहीं करते हो कभी? करना चाहिए, मतलब रुक जाता है ना थोड़ा सा ब्लड इस समय, और वापस चला जाता है, तो लॉस ही नहीं हुआ. ठीक है. थोड़ा एल्कलाइन नेचर का होता है. कैसा होता है? एल्के, क्योंकि उसमें जो प्लाज्मा होता है ना, उसमें थोड़े बहुत सॉल्ट होता है. ठीक है. दैट इज व्हाई इट हैज गॉट अ एल्कलाइन नेचर. ठीक है. तो एक लाइन और लिखना, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर. इट इज स्लाइटली
हाँ, होगा ना। अरे मैं ऐसे मजाक से बोल रहा था, प्रॉपर ब्लड थो ना वहां पे अलग होके फिर वो आया वेसल लेके चला जाएगा। वो तो अगर डाइजेस्ट होना हो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड होगा तो वेस्ट के लिए बाहर हो जाएगा। ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही मजाक से बोल दिया था, बोलने मजाक करने ही मतलब गुनाह हो गया था। ठीक है, तो देयर इज अबाउट 6.8 liters ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल अडल्ट पर्सन एंड इट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। तो कोई जो चीज नमकीन है वो थोड़ा सा समझ लो एल्कलाइन नेचर की है, और जो चीज थोड़ी खट्टी है वो एसिडिक नेचर की है। जैसे हमारे कुछ फ्रूट्स होते हैं ना, दोज आर एसिडिक इन नेचर। ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, ये सब आपके थोड़े सिट्रस फ्रूट्स है ना, दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन केमिस्ट्री में, हमारा अगला चैप्टर होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फ्रूट्स, कौन कौन से सोर्स से आपको एसिडिक चीजें मिलती हैं, बेसिक चीजें मिलती हैं। ठीक है, डन दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना, blood is formed of two components. Blood is formed of two components. Blood is formed of two components. हाइफन डाल के नाम लिख लो दोनों के, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स, वो सेल्स ही बोल रहे हैं, ब्लड के सेल्स विच फ्लोट इन द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा तो बस एक लिक्विड पार्ट है, उसमें जो सेल्स फ्लोट कर रहे हैं दे आर नोन एज ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में एक पैराग्राफ लिखना नीचे। blood plasma is a blood plasma is a blood plasma is a fluidimetrics of blood, fluidimetrics of blood which is formed of which is formed of 90 to 92% of water, comma 1 to 2% of salt, 7 to 8% of protein, and other organic compounds like ग्लूकोज, ब्लड में शुगर होता है, लाइक ग्लूकोज, और उसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे बीमारी होती है ना, लो शुगर या हाई शुगर डायबिटीज इसको अपन कहते हैं। तो ब्लड में शुगर भी है यानी ग्लूकोज भी है। फिर कॉमा डाल के लिखना, विटामिन, फिर यूरिया, यूरिक एसिड, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। हार्मोन सुने हैं ना? तो हॉर्मोन्स भी, जो भी ग्लैंड्स हार्मोन सेक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में कर देते हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स का कोई अलग सा चैनल नहीं होता। जैसे ब्लड के पास ब्लड वेसल है ना, वैसे आपके हॉर्मोन्स के पास कोई हॉर्मोन्स का वेसल नहीं है जिसमें वो हॉर्मोन्स को ट्रैवल करा दे। ये हमें पता है कि हमारा जो एक ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोग पढ़ते थे ना 8th में भी, तो एक चैप्टर था ना वो एडोलेसेंस वाला, उसमें थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने हॉर्मोन्स पढ़ा है।
नहीं पढ़े हो, है ना? तो वो हॉर्मोन्स बेसिकली कौन से ग्लैंड सेक्रीट करते हैं? दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं। और हार्मोन्स का कोई अलग सा वेसल नहीं होता, तो वो ब्लड में ही हार्मोन्स को सेक्रीट कर देते हैं या छोड़ देते हैं ब्लड में, क्योंकि हम उनको पता है कि ब्लड तो सब जगह जाने वाला है। तो हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो एक ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता है। एक एज में आने के बाद, प्यूबर्टी में आने के बाद, इट सेक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, जहां पे आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ना? सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने चालू हो जाते हैं। तो दोज आर द पार्ट्स विच कम्स फ्रॉम हॉर्मोन्स। तो ये हॉर्मोन्स बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचना जरूरी है। वो सेक्रीट एक जगह पे हो रहा है, पर उसका पहुंचना जरूरी है जहां उसको जाना है। तो वो कहाँ किसके साथ जाता है? ब्लड के साथ ही। इसलिए ब्लड में हॉर्मोन्स भी होंगे, यूरिक एसिड और यूरिया भी होगा, क्योंकि जब ये सेल के पास जाता है ना, तो सेल सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, ये सारे इंप्यूरिटीज भी वो सेल से लेके आता है, फिर जाता है छन्ने किडनी में। ब्लड ब्लड का काम सिर्फ खाना पहुंचाना और ऑक्सीजन पहुंचाना नहीं है ना, वेस्ट भी तो बाहर करना है। तो CO2 वेस्ट वो बाहर कर देता है लंग्स में आने के बाद, और फिर यही ब्लड किडनी में छन्ने भी जाता है फिल्टर होने के लिए। और जब वो फिल्टर होता है ना, तो यूरिया और यूरिक एसिड बाहर हो जाता है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी में बनाता है ना, किडनी तो बनाती है यूरिन आपकी, राइट? दोनों किडनीज हैं, वहां पे आपके ब्लड जाता है, फिल्ट्रेशन होता है वहां पे ब्लड का, और वापस से ब्लड आ जाता है फिल्टर होके, लिविंग ऑल द इम्प्योरिटीज इन द किडनी। वहां फिर किडनी में यूरिन बनता है, एंड इट इज गोज आउट फ्रॉम यूरेथ्रा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है, दैट इज एक्सक्रीशन। वहां पे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन पढ़ेंगे, जहां पे किडनी होगा। समझ रहे हैं? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, स्टमक वाला पूरा पार्ट, इंटेस्टाइन वाला पार्ट कवर अप हो गया। हमने ये लंग्स पढ़ लिया, अभी हम हार्ट पढ़ लेंगे। तो एक किडनी बचेगा जो मेजर ऑर्गन और जो हमारा बच रहा है, राइट? इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो हमारा चैप्टर ही अलग है। ऐसे करके हमने पूरा बॉडी कवर अप कर दिया ना, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। तो प्लाज्मा में ये सारी चीजें हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 90 to 92% ऑफ वाटर। उसके अलावा सॉल्ट्स होगा, प्रोटीन होगा, और बाकी सारे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसी प्लाज्मा में, इसी लिक्विड पार्ट में आपके सेल्स फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ब्लड कॉर्पसल्स। लिखो ब्लड कॉर्पसल्स। सेकेंड थिंग इज ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स में हाइफन डाल के लिखो। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। हाइफन डाल के तीनों के नाम लिखते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ब्रैकेट में RBC। और इसका एक और नाम होता है, बिकॉज ऑफ रेड कलर, इसका एक नाम और होता है, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। ERYTHROCYTES। दिस द फर्स्ट सेल। कॉमा डाल के अगला सेल व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इसके ब्रैकेट में WBC, और इसका एक और नाम होता है लिकोसाइट्स। ये सब साइट्स जहां पे आ रहा, साइट का मतलब सेल होता है। ठीक है, लिकोसाइट्स। एंड थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स। इसके ब्रैकेट पे इसका एक अच्छा और करके लिख लो, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये तीन आपके सेल हो गए, एक रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, या थर्ड आपका हो गया प्लेटलेट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक एक पैराग्राफ तीनों के बनाएंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट RBCs। हाँ, देखो इसमें RBCs आर सर्कुलर। RBCs आर circular, comma, biconcave,
बाइकॉन्केव, हमने कॉन्केव लेंस पढ़ा है ना, कैसा होता है, ऐसा कुछ बनाते हैं कॉन्केव लेंस, है ना। तो अब ये कॉन्केव लेंस ऊपर से फ्लैट ना होकर ना अगर सर्कुलर हो गया ना, तो ये आपका आरबीसी का शेप होता है, बाइकॉन्केव सर्कुलर, ठीक है। ओके, आरबीसीज आर सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड डीन्यूक्लिएटेड, एंड डीन्यूक्लिएटेड। व्हाट डज दिस मीन, डीन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है, मतलब डी मतलब रिमूवल, जहां भी आपको डीई वर्ड दिख गया ना, समझ लेना उस चीज का रिमूवल हो रहा है। जैसे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, समझ रहे हैं ना। वैसे ही डी डी न्यूक्लिएशन क्या दिया, या डी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। डी न्यूक्लिएटेड एंड आर मोर इन नंबर देन डब्ल्यूबीसी, एंड आर मोर इन नंबर, and are more in number than the WBCs. ठीक है, full stop. It contains red colored, it contains red colored iron containing रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखो कितनी कितनी चीजें उसके बारे में बोल रहे हैं अपन, तीन चीजें यूज कर रहे हैं उसके लिए अपन वर्ड। सबसे पहला वर्ड क्या यूज किया हमने, रेड कलर्ड। दूसरा वर्ड क्या है, आयरन कंटेनिंग। और तीसरा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। किसके बारे में बात हो रही है, हीमोग्लोबिन के बारे में। ये तीनों प्रॉपर्टी होगी ना हीमोग्लोबिन की, इट इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट विच कंटेन्स आयरन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन या फिर कैरिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। यही तो हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और सेल्स तक जाता है। सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है और वापस वो लंग्स तक आ जाता है। तो इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑल्सो। तो तीन चीजें समझ में आ गई ना, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड hemoglobin, called hemoglobin, which has high affinity for oxygen and gives red color to the blood, and gives red color to the blood. एफिनिटी का मतलब नहीं, और कुछ यहां तक तो क्लियर है ना, ग्लोबिन हीमोग्लोबिन तक। अब उसका फंक्शन लिखे अपन कि विच हैज द हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी का मतलब होता है लाइकिंग, है ना। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लाइक करता है, पसंद करता है, इसलिए जाके वो उसके बाद ऐड होकर के उसको लेके जा रहा है सेल के पास, ठीक है। यहाँ पे अपन एक वर्ड और यूज कर सकते हैं कि ये एक फिलिक होता है, एक वर्ड और होता है फिलिक, इसका मतलब भी लाइकिंग होता है। आप लोग फोबिक तो सुने हो ना, फोबिया, तो वो डर होता है, तो आप उस चीज से नफरत करते हो, तो इसका उल्टा होता है फिलिया, फोबिया, फिलिया, समझ गए ना। और फिलिया या फिर फिलिक कोई एफिनिटी भी बोल सकते हो आप, दोनों एक ही तरह के वर्ड है, क्लियर है। चलो फंक्शन लिखेंगे एक लाइन में, नीचे नीचे लिखो, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स hemoglobin transports oxygen from the lungs, oxygen from the lungs to body tissues, to body tissues as oxyhemoglobin, as
oxyhemoglobin. And also transports carbon dioxide and also transports carbon dioxide CO2 from body tissues to lungs, from body tissues to lungs, from body tissues to lungs as carb amino hemoglobin, as carb amino hemoglobin. अमीनो एसिड भी थोड़ा बहुत रहेगा. हाँ हाँ, लंग्स नहीं लेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, बाकी वो अमीनो आपका जो अमाइन है वो आपका यूरिन में चला जाएगा. यहाँ तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही जाएगा लंग्स में. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज, है ना. ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी टिश्यूज में जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यूज से लंग्स में वापस आ रहा है एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल रहे हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी कर रहा है ना. होता रेस्पिरेटरी गैसेस, एक बाहर जा रही है एक अंदर आ रही है. ठीक, चलो तो ये हो गया आरबीसी के बारे में. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डब्ल्यूबीसी. हो गया सबका ये. नेक्स्ट बी पॉइंट करके डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखते हैं. उसका भी स्ट्रक्चर लिखते हैं, सेल कैसा है, और फंक्शन लिखते हैं, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है. चलो okay, B. WBCs are rounded और amoeboid shape. अमीबा जैसे amoeboid shaped nucleated, इसके पास है न्यूक्लियस, एंड नॉन पिगमेंटेड सेल, मतलब कोई इस टाइप का कलर पिगमेंट नहीं है. नॉन पिगमेंटेड सेल. ठीक है, राउंडेड या अमीबॉइड न्यूक्लियस होगा एंड नो पिगमेंट. अभी व्हाइट है. ठीक है, नो कलर्ड पिगमेंट. फुल स्टॉप. It acts as soldiers. It acts as soldiers. It acts as soldiers guarding the body. ठीक है, और ये ऐसा करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. इम्यून सिस्टम जो बोलते हैं ना हमारी बॉडी का, तो बेसिकली इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डब्ल्यूबीसी ओनली. तो जब हमारे बॉडी में कोई वैक्सीन डाली जाती है तो एक्चुअली हमारा ब्लड सीख जाता है ना कि उससे कैसे लड़ना है. क्योंकि वैक्सीन एक्चुअली में होता क्या है, उसी बीमारी का वायरस या कोई भी जो भी पैथोजन से वो बीमारी हुई होगी. जैसे भी कोविड-19 में जो वैक्सीन लग रही थी, वो एक्चुअली वैक्सीन के अंदर कोविड-19 का ही वायरस था, बट थोड़ा सा वीक था या डेड था. तो उससे लड़ना हमारा ब्लड सीख गया, तो इसलिए हमें वापस से कोविड नहीं हुआ वैक्सीन लगने के बाद. जिनको वापस रिपीट हुआ होगा उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होगा, है ना. जैसे पढ़ने में भी होता है ना कि सब एक बार में नहीं पढ़ पाते ना, किसी को 2 बार में याद होता है, किसी को 1 बार में याद हो जाता है. तो वैसे सबका इम्यून सिस्टम भी एक जैसा नहीं है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. तो एंटीबॉडीज एक बार अगर आपका ब्लड बनाना सीख जाता है किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, तो फिर वो डिसीज आपको बहुत रेयरली होती है. अगर उस डिसीज का पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर भी गया किसी भी सोर्स से, देन योर ब्लड WBC will fight against those pathogens by creating antibodies.
ठीक है, इसलिए हमको उसको क्या बोल रहे हैं, सोल्जर्स। ठीक है, तो गार्डिंग द बॉडी, फुल स्टॉप। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, it produces antibodies, it produces antibodies which provide immunity, which provide immunity, which provide immunity from disease causing pathogens, from disease causing pathogens. Pathogens का अपने आप में मतलब होता है disease causing germs, they are called pathogens. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लिखते हैं, प्लेटलेट्स। इनका काम क्या होता है, ये क्लॉटिंग, कोएगुलेशन बोलते हैं, जम जाना, है ना, खून का क्या हो जाना, जम जाना, ताकि और एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, वरना पूरा वो 6.8 लीटर ब्लड बाहर आ जाएगा हल्के से कट लगने से, अगर वो जमा नहीं वहां पे। तो क्या होता है, जब ये ब्लड बाहर आता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो एक हार्ड मास बना लेता है रेड रेड कलर का, एंड दैट इज नोन एज क्लॉट। प्रोसेस को कोएगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो हाइफन डाल के प्लेटलेट्स के बारे में। These are smallest sized oval shaped, these are smallest size oval shaped colorless non-nucleated structures, colorless non-nucleated structure non-nucleated structure whose function is to cause, whose function is to cause coagulation of blood, coagulation of blood, ब्रैकेट में ब्लड क्लॉटिंग भी लिख लेना, ब्लड क्लॉटिंग, to prevent excessive bleeding, to prevent excessive bleeding. ठीक है, तो ये आपका ब्लड का दोनों पार्ट हो गया, प्लाज्मा एंड कॉर्पसेस। ठीक है, चलो सेकंड डालना हेडिंग, ब्लड को क्या नंबरिंग दी है, कुछ नंबरिंग दी हो? हाँ, हाँ, वो अंदर वो इंटरनल कोएगुलेशन हुआ है ना, वो वही होगा कि आप ये समझ के चलो कि अंदर ही कोई आर्टरीज या वेन्स से जो है, जो आपकी लीक हो गई समझ लो, एक तरह से, तो वहां पे क्लॉटिंग हो गई, इंटरनल क्लॉटिंग। वो ब्रेन हैमरेज से भी होता है, जब ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो अल्टीमेटली दैट ब्लड गोज एंड हिट ऑन योर आर्टरीज एंड वेन्स वेरी हार्ड, उससे वो रप्चर हो सकते हैं और ब्लड बाहर आ सकता है और वो अंदर ही क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसको क्या नंबरिंग दिए थे, फर्स्ट दिए थे ना ये रोमन लेटर, तो वैसे अब सेकंड देखते हैं। सेकंड इज अवर ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये होती कैसी है, दीज आर हॉलो, हॉलो होगा तब तो अंदर ब्लड फ्लो करेगा ना, दीज आर हॉलो
tubes. These are hollow tubes through which blood flows. These are hollow tubes through which blood flows. These are of three types. These are of three types. हाइफन डाल के तीनों के नाम लिखेंगे, फिर एक एक करके तीनों का फंक्शन देखते हैं. आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. पहला आर्टरी के बारे में लिखेंगे. आर्टरीज का जस्ट ऑपोजिट हम वेन्स में लिखेंगे. ठीक है, तो आर्टरीज में लिखते हैं. चलो, आर्टरीज आर या these are thick walled. These are thick walled, यानी कि इनका जो आउटर वॉल होगा ट्यूब का वो थोड़ा सा मोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है ना वो बहुत ही फास्ट फ्लो करने वाला है, बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करने वाला है. तो अगर ये थिन वॉल होगी तो रप्चर हो जाएगी, इतना प्रेशर वो झेल नहीं पाएगी ना ट्यूब. इसलिए आर्टरीज कैसी होती है, उसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है. ठीक है, तो दीज आर थिक वॉल्ड एंड डीप सीटेड. एंड डीप सीटेड, डीप सीटेड मतलब बॉडी के थोड़ा अंदर पार्ट, अंदर तरफ है. हमें जो बाहर दिखती है दोज आर वेन्स, है ना. थोड़ा और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको आर्टरीज मिलेंगी. तो दीज आर थिक वॉल्ड एंड डीप सीटेड ब्लड वेसल्स. एक एक पॉइंट समझना ना, ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी आर्टरीज की. ब्लड वेसल्स which generally carry oxygenated blood. तो यहाँ पे प्योर इम्प्योर ब्लड नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. विच जनरली कैरी oxygenated blood away from the heart to various body parts. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जनरली वर्ड क्यों यूज किए, ऑलवेज वर्ड इसलिए नहीं यूज किए क्योंकि एक आर्टरी आपकी ऐसी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है. अगर आप यहाँ पे ऑलवेज लिख दोगे तो फिर तो हमारी बॉडी की जितनी भी आर्टरी है हम ये मानेंगे कि वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है. पर एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है. हम पढ़ेंगे जब हार्ट का फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो उस आर्टरी का नाम भी पढ़ेंगे. ये यहाँ तक लाइन क्लियर है सबको सारे चीजें कि आर्टरीज की वॉल थिक होती है, आर्टरीज थोड़ी अंदर की तरफ होती है, नॉट ऑन द सरफेस. ठीक है, उसके बाद इट जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहां से कहां? हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक. वेन्स बॉडी पार्ट से हार्ट के पास लेके आएगा ब्लड को. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और आर्टरीज हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाएगा. तो वेन्स मतलब जनरली विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वेन्स क्या कर रहा है, बॉडी पार्ट से हार्ट के पास लेके आ रहा है कि लो प्यूरिफाई करके दो, यानी कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. और आफ्टर ऑक्सीजनेशन हार्ट इस ब्लड को आर्टरीज को दे देगा कि जाओ सप्लाई करके आओ वापस से बॉडी पार्ट्स. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट एक सेंटेंस और लिखना. these have या these are more elastic these are more elastic these are more elastic these are more elastic than the veins and have no valves in them. And have
नो वॉल्व्स इन देम। अब इसका क्या मतलब होता है नो वॉल्व? देखो आर्टरीज में मैंने कहा ना कि ब्लड थोड़ा फास्टर ट्रैवल करता है, तो और इन कंपैरिजन टू वेन्स, ध्यान देना इधर, ये आर्टरी है समझ लीजिए, ये वेन्स है, ठीक है। और आपका ब्लड हमेशा सिर्फ डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टली तो फ्लो नहीं कर रहा है, इट विल फ्लो अपवर्ड आल्सो, राइट। तो कभी आप देख रहे हैं जैसे आप कभी गाड़ी को एक चढ़ाई में चढ़ा रहे हो, तो कभी कभार गाड़ी पीछे भी ढुलक जाती है, वह कभी ऐसा, जनरली घाटी में तभी बोलते हैं कि जो नीचे से गाड़ी ऊपर जा रही है उनको पहले जाने दो, ऐसा लिखा रहता है वहां बोर्ड्स में कि जो नीचे से गाड़ी आ रही है ना उनको पहले ऊपर जाने दो। आप तो ऊपर से नीचे ऐसे भी जाओगे, मतलब आपको ज्यादा सीढ़ी चढ़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, उतरना तो आराम से हो जाता है, हाँ है ना। तो उसी तरीके से वो गाड़ी घाटी में चढ़ रही है तो उसको तकलीफ होगी चढ़ने में, क्योंकि उसको अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियां पीछे ढुलकने लगती है। तो यही चीज ना वेन्स में भी कभी कभार हो सकता है कि ब्लड पीछे की तरफ आए वापस से, तो वो ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं वॉल्व। वॉल्व का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ब्लड का फ्लो ऐसा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो वॉल्व कुछ इस तरीके से होंगे कि ब्लड को सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही फ्लो करने देंगे। अगर गलती से ब्लड पीछे की तरफ आ भी रहा है ना तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक ऐसा गेट है जो एक ही तरफ खुलता है, तो अगर आप एक बार उस गेट से अंदर चले गए तो आप उस गेट से वापस बाहर नहीं आ सकते। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये होते हैं वॉल्व्स जो उसको बैक फ्लो होने से बचाएंगे। मतलब बेसिकली वॉल्व का मीनिंग क्या है या वॉल्व का मेन फंक्शन क्या है, इट विल प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि ब्लड वापस से पीछे ना आए, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, एंड हैव नो वॉल्व। अब क्योंकि आर्टरीज में ब्लड फास्टली ट्रैवल कर रहा है तो उसको वॉल्व की जरूरत नहीं है। हम वेन्स में, मैंने कहा ना कि वेन्स में सारे पॉइंट उल्टे होने वाले हैं। जैसे थिक वॉल्ड है तो वहां क्या होगा, थिन वॉल्ड। यहाँ डीप सीटेड है तो वहां पे क्या होगा, हाँ, आप नहीं बोलेंगे डीप का मतलब थोड़ा अंदर होता है, तो डीप का ऑपोजिट होता है सुपरफिशियल, कि आप सरफेस में हो, आप पानी के सरफेस में हो तो सुपरफिशियल, और आप पानी में डीप चले गए तो डीप सीटेड। तो डीप सीटेड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल, आप सरफेस में, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे डी लग जाएगा आगे, डीऑक्सीजनेटेड। ये मैं वेन्स का बता रहा हूँ, ठीक है आप लोग को, मैंने कहा ना कि वेन्स का इसका जस्ट ऑपोजिट होने वाला है पॉइंट सारे। तो यहाँ हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द हार्ट। यहाँ फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट्स है ना, वहां क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर आगे दीज आर, वहां लिखेंगे लेस इलास्टिक एंड हैव वॉल्व्स इन देम। ये जस्ट ऑपोजिट लाइंस आने वाली है वेन्स के लिए। तो ऐसे अपन 5-6 डिफरेंस लिख सकते हैं ना आर्टरीज और वेन्स के बीच में। आता है कई बार क्वेश्चन की डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो अपन ये पॉइंट्स लिख सकते हैं सारे, ठीक है। लास्ट सेंटेंस लिखेंगे फुल स्टॉप डाल के, अच्छा, नो वॉल्व्स इन देम, फुल स्टॉप। ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर, blood flows at high pressure, blood flows at high pressure, क्योंकि ऊपर तक जाना है ब्लड को, इसलिए हाई प्रेशर जरूरी है। ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर, कॉमा विथ जर्क। राइट सी बात है, अगर तेजी से जा रहा है तो जर्क भी फील होगा। जर्क समझते हैं ना, हाँ, झटका लगना है ना, जर्क। विथ जर्क एंड फास्टर इन देम, एंड फास्टर इन देम, एंड फास्टर इन देम, ठीक है। चलो वेन्स के लिए जैसे ऑपोजिट पॉइंट लिखेंगे, स्टार्ट करो, देखो जल्दी से। वेन्स, चालू करें, तो क्या हो जाएगा, दीज आर इनवॉल्व एंड सुपरफिशियली लोकेटेड blood vessel which generally carry
deoxygenated blood from various body parts to heart. After that, these are less elastic. These are less elastic and have valves in them. अब उसका रीजन भी लिख लेंगे. To prevent backflow of blood. और लास्ट लाइन, blood flows at low pressure with jerk की जगह क्या आ जाएगा? विदाउट जर्क लिखोगे या तो स्मूथली लिख लो. तो स्मूथली and slower in them. Done. जस्ट ऑपोजिट पॉइंट, लगभग 5-6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमको मिल जाएगा दोनों के लिए. ठीक है. थर्ड लिख लेते हैं, कैपिलरीज लास्ट. चलो थर्ड, कैपिलरीज. ये सबसे थिनेस्ट है. ठीक है. इसको करके अपन का वेसल खत्म करके एंड करते हैं ना. उसके बाद हार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे. कैपिलरीज इस पे लिख लो. दीज आर द थिनेस्ट. These are the thinnest. यही तो है जो न्यूट्रिएंट लेके आती है और फिर वापस जाके आर्टरीज वेन्स को दे देती है. तो ये एक तरह का इंटरकनेक्शन आप समझ लीजिए आर्टरीज का वेन्स के साथ. समझ रहे हैं? क्योंकि ये पतली पतली है ना, तो ये आपके इंटेस्टाइन्स तक, अंदर लंग्स के पास तक जा सकती है. ठीक है. तो दीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स. Thinnest blood vessels which connect arteries, which connect branches of arteries and veins. Arteries and veins. Full stop. These allow the exchange of material. These allow the exchange of material. Exchange of material like nutrients. फिर respiratory gases, oxygen, carbon dioxide. Respiratory gases, waste products, hormones, etc. Between the blood, between the blood and body cells. ठीक है. तो यहाँ पे कैपिलरी का फंक्शन हुआ. नेक्स्ट थर्ड एंड डाल के छोड़ दो. दैट विल बी ह्यूमन हार्ट, रोमन नंबर 3. इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आपका हार्ट वर्क करता है. ह्यूमन हार्ट ये बस इतना ही होता है ना, एक फिस्ट के साइज का होता है. आप मुट्ठी बंद करो, जितनी आपकी मुट्ठी का साइज है उतना ही हार्ट होता है. राइट. होता सेंटर पे है बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. इसलिए बोल देते कि लेफ्ट में.
बट एक्चुअली इट इज लोकेटेड एट द सेंटर, बस थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।